वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे बीएचयू का एमए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर 2017 का। तो एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा जो यूजीसी नेट दे रहे हैं, जो टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी नागरिक शास्त्र या सिर्फ टीजीटी पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक मिनी टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के लिए फेवर में कौन कौन था? तो इसमें महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू भी को भी इनके साथ दिक्कत थी, मौलाना अबू कलाम आजाद को भी ये पूरे फेवर में नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल एक थे जो चाहते थे कि कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरह से फेवर में थे कि लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज एन ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्टेड टू लॉर्ड मॉडर्न माउंट बैटन बैटन दैट पार्टीशन नहीं चाहते थे गांधी जी, तो उन्होंने लॉर्ड मॉडर्न माउंट बैटन को क्या सजेशन दिया? उन्होंने कहा कि जिन्ना को बुला लो और उसको बोलो कि सरकार बना दे, इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, विभाजन ना होने देने के विकल्प के रूप में गांधी जी ने लॉर्ड माउंट बैटन को निम्न में से क्या कहा? उन्होंने जिन्ना को बुलाया, कहा था कि जिन्ना को बुला लीजिए एंड लेट हिम मेक द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी विच इवॉल्व रिएक्शन बिफोर 1905। 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके लिए कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले उन्होंने क्या कह दिया था, कर्जन के ड्यूरेशन में जो इंडियन सिविल आईसीएस थी, एग्जाम था जो सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसकी एज 19 से घटा के 17 कर दी गई थी, 21 से घटा के 19 कर दी गई थी। फिर दिल्ली का ग्रैंड दरबार लगा था, और इस टाइम पे बंगाल में और नीचे उड़ीसा वगैरह में बहुत सारा फ्लड आ रखा था। ड्रॉट भी कुछ जगह फ्लड आ रखा था, कुछ जगह ड्रॉट आ रखा था, भूखमरी का हाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लगा दिया था, जिसके तहत जो इंडियन लैंग्वेज में वर्नाकुलर लैंग्वेज और न्यूज़पेपर थे उनको बैन कर दिया गया था, जो सरकार के खिलाफ लिख रहे थे। और आर्म्स एक्ट 1878, तो इनके तहत ये सारे थे, जिसकी वजह से 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो एक क्रांति शुरू हुई, इसके लिए सारे ही ऑप्शंस जिम्मेदार हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको अरेंज करना है कौन सी डेट में? पब्लिकेशन ऑफ हिंद स्वराज 1905, चौरा चौरी इंसिडेंट 1922, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1918 और स्टैब्लिशमेंट ऑफ साबरमती आश्रम 1915। तो फर्स्ट आएगा सबसे पहले पब्लिकेशन 1905 में, फिर आएगा साबरमती आश्रम 1915, फिर आएगा चंपारण सत्याग्रह 1718, और फिर चौरा चौरी 1922, 2 फरवरी 1922। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर। तो इसमें सप्रू साहब नहीं थे इसके मेंबर, अय्यर साहब थे, के एम मुंशी थे, एम डी सदुल्ला भी इनके मेंबर थे। एक अय्यर थे, एक अयंगर थे, बी आर अम्बेडकर थे, ऐसे 7 मेंबर थे। तेज बहादुर सप्रू इज नॉट पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंस। यही गलत है। बाकी बाइकरमल लेजिस्लेचर मतलब दो राज्यसभा और लोकसभा जो हाउस होते हैं, वो लाया गया था इसके एक्ट से। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनो जो प्रोविंस थी उनको उनकी स्वतंत्रता दे दी गई थी, ऑल इंडियन फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। तो हुआ क्या था कि इसमें यही चीज खत्म की गई थी, प्रोविंशियल को डायरकी में नहीं रखा गया था। अब डायरकी क्या होता है? डायरकी एक सिस्टम होता है जिसके अंदर सेंटर भी रूल करती है, सेंट्रल मतलब उस टाइम पे गवर्नर जनरल, और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है। तो 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यहाँ पे डायरकी लगा दी गई थी प्रोविंस में, जो कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हटा दी गई डायरकी को। अब वो डायरकी लगा दी गई सेंटर में, और प्रोविंस में वो डायरकी हटा दी गई। तो यही स्टेटमेंट गलत है। सेवेंथ क्वेश्चन इज, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग थे उनको कैसे चुना जाता था? अब अडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं था कि डायरेक्टली इलेक्शन करवाओ तो लोग चुनेंगे, क्योंकि सबको मत देने का अधिकार नहीं था। तो क्या होता था कि जो प्रोविंस थी वो ही उन्हीं को बोलते थे, उनकी एक सब कमेटी बना देते थे कि आप चूज करो ऊपर के लिए। तो ऐसे होता था, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। प्रोविंस अपने आप नाम देती थी कि कौन से लोग हमारे वहां पे बैठेंगे। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। डायरेक्टली इलेक्ट कभी नहीं हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। हंटर कमीशन क्या है और ये किसके बाद बना? जब जलियांवाला बाग मस्करे हुआ था
1990 में तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसके इस इंसिडेंट की देखने के लिए कौन सही है कौन गलत है उसके लिए हंटर कमीशन उठाया गया था। और बुरी बात यह है कि हंटर कमीशन ने जो इंडियंस को ही बोला कि इन्होंने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है, और जनरल डायर को उन्होंने सही ठहराया। और जब इसकी रिपोर्ट आई थी तब जनरल डायर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में थे, और मॉर्निंग पोस्ट उनका वहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे उन्होंने पता नहीं कितने हजार पाउंड इकट्ठे करके उसको एज इनाम दिया गया था कि तुमने ये काम किया, विच इज़ अ सैड न्यूज़, सैड रिपोर्ट एंड बायस रिपोर्ट थी पूरी। हाँ, उस टाइम पे अब क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज ने किया था। उस टाइम पे क्या था कि हिंदू मुस्लिम में वैसे ही विवाद चल रहे थे, तो आर्य जो लोग कन्वर्ट हो जाते थे मुस्लिम में किसी और कम्युनिटी में, तो उनको वापस हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। not only in Muslim community but in Christian community, Buddhism, anything. If anybody want, जो भी हिंदू कम्युनिटी में वापस आना चाहता है उसके लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया था। ऐसे फिर मुस्लिम्स ने भी इसके अपोजिशन में तयूबी मूवमेंट चलाया था, जो लोग हिंदू में कन्वर्ट हो गए हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द बोथ द कम्युनिटी, तो उसका एक एग्जाम्पल है आर्य समाज का। कांग्रेस ने होम रूल का एज अपना ऑब्जेक्टिव किस ईयर में किया? 1916 में ऑब्जेक्टिव कर लिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी बताया था मैंने ऊपर क्वेश्चन में कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में आता है, जब चोरा चोरी का इंसिडेंट हो जाता है गोरखपुर में, यूपी में एक जगह है जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को फायर पे सेट कर दिया था एक लोकल इंसिडेंट की वजह से, तो उसकी वजह से गांधी जी ने पूरे मूवमेंट को रोक दिया कि भाई मुझे वायलेंस नहीं चाहिए अपने मूवमेंट में। सही था गलत था वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो बिकॉज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बंगाल में बहुत ज्यादा थी। बंगाल इज कॉल्ड द मदर ऑफ रेवोल्यूशन एंड इट इज अ ग्रेट सेइंग। एक कहा जाता है कि अगर बंगाल चीखता है तो कोल्ड पूरे इंडिया को हो जाता है, पूरे भारत देश में हो जाता है। तो उस टाइम पे उनके रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करने के लिए और इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए उन्होंने ये किया था, डिवाइडिंग द हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल। सॉरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट। राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल पार्टी आपका बनाना पॉलिटिकल राइट है, इलेक्ट होना भी आपका पॉलिटिकल राइट है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सिविल राइट में आता है आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अभी पॉलिटी के क्वेश्चन, कोर पॉलिटी क्वेश्चन आ रहे हैं, हु सेड इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रेदर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। एक केसी वेयरस ने कहा है, केसी वेयरस ने इंडिया को क्वासी फेडरल बोला है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ग्रैनविल ऑस्टिन है, उनकी कॉर्नर स्टोन है, उन्होंने ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी इनको बोला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी है केसी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली ऑफिसर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रीसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा एकमात्र ऑफिसर है जो प्रीसीडिंग पार्लियामेंट के प्रीसीडिंग में अलाउड किया जाता है उसे बैठना? अटॉर्नी जनरल साहब हैं जिनको अलाउ किया जाता है, ये सिर्फ वोट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इनको इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, ये सब कुछ प्रेसिडेंट के विल के ऊपर करते हैं, इनकी कोई अपनी कोई सैलरी नहीं होती, प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट का जज के बराबर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी को जाना चाहिए, ये कंसेंसस है कब बना? इन 1996 में कंसेंसस बना था कि लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी को मिलना चाहिए, स्पीकर ऑफ कोर्स विनिंग पार्टी को मिलेगा। पर लेकिन ये भी कन्वेंशन चल नहीं रहा क्योंकि 2019 में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भरी ही नहीं गई, ना ना पोजीशन को दी गई, तो तब से खाली पड़ी हुई है, तो ये कन्वेंशन अब चल नहीं रहा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पीएसी? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसके अंदर 22 मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और इसमें जो 22 मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 और 6 इसका 15 और 7 है, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। ऐसी एक और कमेटी पूछी जाती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है, लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी है, इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 मेंबर सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा में एक भी मेंबर नहीं होता है। अब इसमें पूछा कि पंचायती राज कमेटी इसमें से कौन नहीं है? दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्ट्रल रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये नहीं है। विचो अब इसमें पूछा कि यूनियन स्टेट कमेटी इनमें से कौन सी नहीं है? पूंजी कमीशन है 2007 में आया, राजमन्नार कमीशन है, फिर सरकारिया कमीशन है 1963,
तो ताराकुंडे कमेटी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में नहीं है। सरकारी कमीशन सॉरी 1983 में आया है, पूंजी कमीशन 2007 में आया है। राजमन्नार आई एम नॉट श्योर, इट इज इन 69 आई गेस। तो ताराकुंडे कमेटी नहीं है इसके अंदर। कॉलेजियम सिस्टम किससे रिलेटेड है? कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने लीगल और पॉलिटिकल सोवरेनिटी को बीच में डिफरेंस किया? किसने लीगल और पॉलिटिकल संप्रभुता के बीच में अंतर किया? राजनीतिक और विधिक संप्रभुता, तो एवी डाइसी ने इसके बीच में डिफरेंस किया। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पहले तो डीपीएसपी में आता है हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का बात होती है, पर तो ये क्या है? देखो इक्वल, अब इसको कैसे आप कर सकते हो? इक्वल मतलब इक्वल पे मतलब आपका लीगल राइट है इक्वल पे। इक्वल पे आपका पॉलिटिकल राइट तो है नहीं ना, आपका इकोनॉमिक राइट है, तो क्या है? लीगल राइट। अगर आप ऐसे लगाते हो तो लीगल डिमांड आप ऐसे करते हो। इक्वल वर्क क्या है? लीगल वे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वर्क इज एन इकोनॉमिक राइट। लिबर्टी का मतलब क्या है? अब दो चीजें इसमें ऑप्शन थे, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल और दूसरा एब्सेंस ऑफ इलेस्टिमेट कंट्रोल। अब अगर एब्सेंस ऑफ कंट्रोल भी सही है लिबर्टी का, पर लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे आप तो एब्सेंस ऑफ इलेस्टिमेट कंट्रोल आपका आता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियलिस्टिक अप्रोच टू द राइट एम्फोसाइज ऑन। आइडियलिस्टिक अप्रोच किस पे एम्फोसाइज करती है? देखो आइडियलिस्ट कौन होता है? जो सोचता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, वो एक मॉरल बंदा होता है। मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिलीव्स इन आइडियलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉन्सेप्चुअलाइज द पावर एज एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंट पावर? सीवी मैकफर्सन डिवाइड करते हैं पावर को एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंट पावर के बीच में। फिलोसफिकल एनार्किज्म, दार्शनिक अराजकता। गांधी जी को बोला जाता है फिलोसफिकल एनार्किस्ट। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है कई बार, पीजीटी टीजीटी में काफी बार पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये हीगल साहब ने बोला है। हीगल एक आइडियलिस्ट बंदा था जो स्टेट के सब कुछ देता था। वो कहता था कि स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट के अंदर सब कुछ है, एवरीबॉडी एवरी इंडिविजुअल हैव टू फॉलो द स्टेट, किसी को इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो हीगल इज एन आइडियलिस्ट पर्सन हु से स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। 28वां क्वेश्चन है द बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसके बाद आता है? एरिस्टोटल के नहीं आता है, और एरिस्टोटल ने क्या बोला? मेरिट और नीड के ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ एलिटिस्ट डेमोक्रेसी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है क्योंकि शम्टर ने बोला है, सतोरी ने बोला है। जॉन रॉल इज नॉट रिलेटेड टू एलिटिस्ट एट ऑल, रॉबर्ट ढाल भी नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है इसका। नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, एवरीथिंग फॉर द स्टेट, ये लेनिन की स्टेटमेंट है, स्टालिन की सॉरी। टू विच आइडियोलॉजी इज रिलेटेड? ही इज अ फासिस्ट पर्सन, तो फासिज्म बोलता है सब कुछ स्टेट के अंदर है, स्टेट ही सब कुछ है, तो फासिस्ट की एक टेंडेंसी थी, तो जो स्टेट को सब कुछ मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिल्ड सोशलिज्म इज अ मिड पाथ बिटवीन। अब गिल्ड सोशलिज्म एक तरीके का सोशलिज्म कॉन्सेप्ट है जो इंग्लैंड में उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन में आता है। तो ये मार्क्स से इन्फ्लुएंस नहीं है। ये कहते हैं हमें चीजें चेंज चाहिए, पर लेकिन हमें ग्रेजुअल चेंज नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे चेंज चाहिए। दे डू नॉट बिलीव इन वायलेंस। तो ये जो गिल्ड सोशलिज्म है ये एक चीज बीच में फेमिनिज्म के बीच में और सिंडिकेटिज्म में। सिंडिकेटिज्म क्या है? जो ट्रेड यूनियन वगैरह के होते हैं, अपने गिल्ड होते हैं, उनको सिंडिकेटिज्म बोलते हैं। तो इट लाई बिटवीन फेमिनिज्म एंड सिंडिकेटिज्म। पॉजिटिव लिबर्टी इज क्लोज टू। अब देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है। नेगेटिव लिबर्टी कहता है कि स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, सब कुछ छोड़ दे इंडिविजुअल के ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर। जहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी आता है वहां पे कहते हैं कि स्टेट को पॉजिटिव रोल अपनाना चाहिए। स्टेट जो होती है वो इंसान के लिए वेलफेयर स्टेट का काम करे थोड़ा बहुत। वो इंडिविजुअल को बीच में आके कह सकती है, उसको हेल्प कर सकती है, सोशल वेलफेयर कर सकती है। तो सोशल वेलफेयर इज नियर टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो पॉजिटिव लिबरलिज्म इज क्लोज टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है स्लेवरी, सोशलिज्म मीन स्लेवरी, ये लॉर्ड एक्टन ने बोला था, वो उनका मतलब था। और लॉर्ड एक्टन उनका बहुत फेमस क्या चीज है इनकी, ये लिबर्टी और इक्वलिटी को कभी भी एक साथ नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि जितनी लिबर्टी दी जाती है उसके हिसाब से इक्वलिटी खत्म होती जाती है। हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी? इजाया बर्लिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को दिखाया है। और पर लेकिन ये जो इजाया बर्लिन है, शी इज नोन फॉर द नेगेटिव लिबर्टी। इजाया बर्लिन जो है नेगेटिव लिबर्टी के लिए जाने जाते हैं। सिटीजनशिप ओरिजिनेट फ्रॉम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लैटिन वर्ड सिविटास से ये ओरिजिनेट होता है सिटीजनशिप।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मनु। सबसे पहले जो डिवाइन थ्योरी थी, जो जेम्स सेकंड जो बोलते हैं कि आई एम द किंग, तो वो मनु भी उसी चीज के ऊपर बात करता है, डिवाइन किंग की जो राजा होता है वो। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है, जो राजा है वो भगवान का ही दिया हुआ एक दूत है, और सबको उस राजा को ही मानना है, और वो उसको ये देख के मानना है कि वही भगवान है। अब इस डिवाइन थ्योरी को तोड़ने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कौन थे, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो मनु ने क्या दी, डिवाइन थ्योरी। इन फिलोसफी ऑफ कौटिल्य अ स्टेट हैविंग डिजायर टू विन इज कॉल्ड विजिगिषु। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कौटिल्य ने विजिगिषु किसको बोला, जो बीच की स्टेट होती है जिसके अंदर जीतने की डिजायर होती है, उसको बोलते हैं विजिगिषु। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, प्लेटो। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट वही है जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं, वही है, उसका ही लार्ज मैनिफिकेशन है। हम इंडिविजुअल छोटे हैं, स्टेट जो बड़ी है, हम इंडिविजुअल को मिला के, हम जो छोटे छोटे को मिला के एक बड़ी स्टेट बनती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। देन हु रोट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स फेमस किताब है एरिस्टोटल्स की। विच थिंकर इज नोन एज अ चाइल्ड ऑफ रिनेसा। रिनेसा का मतलब क्या होता है, पहले तो अगर आपको पूछा जाए तो रिनेसा का मतलब होता है एनलाइटमेंट। अब किसको बोला जाता है, मैकेवली एक ऐसा बंदा था जो ना मॉडर्न था ना मिडेवल था, तो बीच का बंदा था, रेनेसा पीरियड चल रहा था, तो मैकेवली इज नोन एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसा। थिंकर एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तीन लोग फेमस हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए, हॉब्स, लॉक और रूसो। बाद में दो लोग और इसको रिवाइव करते हैं, उन पहला नाम है जेम्स जॉन रॉल्स, और दूसरा है टी जॉन रॉल्स और टी एच ग्रीन। और थॉमस हॉब्स इसमें है आंसर, तो मैं इसे थॉमस हॉब्स लगाऊंगा, और यही सही है। अकॉर्डिंग टू लॉक स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल। लॉक ने बोला है कि स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है, जस्ट पीसफुल है। अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुए तो ये पीस खत्म हो जाएगी। क्यों पीस खत्म हो जाएगी, वहां पे कोई थर्ड अंपायर की तरह एक बंदा नहीं डिसाइड करने वाला है क्या सही है क्या गलत है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर कैसा होता है, उसको बोलता है कि जो लोग हैं दे आर नॉट पीसफुल एंड दे आर हैविंग अ वॉर विद ईच अदर, जैसा हॉब्स बोलता है। द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। जनरल विल का कॉन्सेप्ट रूसो साहब का है। इज नोन एज अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। जेएस मिल को रिलेक्टेंट डेमोक्रेट बोला जाता है, और किसने बोला था, मेरे ख्याल से टॉलमैन ने बोला था रिलेक्टेंट डेमोक्रेट जेएस मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सपोर्टर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को सपोर्ट किसने किया, आइडियलिज्म का सपोर्टर है हीगल। मैंने भी बताया था कि हीगल आइडियलिज्म का सपोर्टर है, स्टेट को सब कुछ मानता है, ही इज एन आइडियलिस्ट पर्सन। हु प्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड आइडियलिज्म। हु, ये अच्छा क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म। टीएच ग्रीन सिंथेसिस प्रोवाइड करते थे इंडिविजुअलिज्म का और आइडियलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रमोट द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है। ये किससे प्रभावित थे, उस टाइम पे वो हीगल से प्रभावित थे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें जो हैं, जो भी सोसाइटी में हो रही हैं, उनका जो कोर फाउंडेशन है वो मटेरियल रिसोर्स है। सुपर स्ट्रक्चर वही है, बाकी जो बेस स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी के ऊपर ही डिसाइड करते हैं। Who among the following treated नॉन वायलेंस एज सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल मूवमेंट। हमारे महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस की बात करते थे नेशनल मूवमेंट में। अहिंसा के विचार को राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु मानने वाला कौन था, महात्मा गांधी। Who among the following eminent person is influenced by scientific socialism। साइंटिफिक सोशलिज्म मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, मार्क्स एंजल ये फेमस थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर बढ़ाया। इंडिया में जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, वो साइंटिफिक सोशलिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रडिक्शन इज अ रीजन फॉर डेवलपमेंट टू विच आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड। कॉन्ट्रडिक्शन की बात किसने करी, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म ने करी है। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो है वो क्या कहता है कि भाई, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहता है सब कुछ का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो मार्क्स का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, कि जो सब कुछ जो बेस स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सारे स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। तो अगर इकोनॉमी जिसके हाथ में है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा। ये थे 50 क्वेश्चन बीएचयू के। विल कंटिन्यू सीरीज इन द नेक्स्ट पार्ट। होपफुली ये आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे को मेल भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।